तो हम करें। देखिए पहला केस स्टडी है रियल नंबर का, ठीक है ना। वैसे दो दो हर चैप्टर के दो दो केस स्टडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सीबीएसई ने फाइल प्रोवाइड करी थी लास्ट ईयर। यहाँ पे लिखा हुआ है टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट यू एंड योर फ्रेंड टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। मतलब कि स्कूल ने आपके और आपके दोस्तों को क्या बोला, एक लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए, एक लाइब्रेरी बनाने के लिए, ठीक। देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी क्लास 10th के अंदर। देयर आर 32 स्टूडेंट, एक में 32 स्टूडेंट है और दूसरी क्लास में कितने हैं, 36 स्टूडेंट। क्लियर यहाँ पे, ठीक। मीन्स दो बच्चे, दो दोस्त, उनको स्कूल ने बोला आप एक काम करो, दो सेक्शन के लिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए एक लाइब्रेरी सेटअप करो, लाइब्रेरी बनाओ। सेक्शन ए के अंदर टोटल 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी के अंदर टोटल कितने, 36 स्टूडेंट है। देन इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर लाइब्रेरी, दैट मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ बुक्स भी होती है और कुछ पढ़ने की जगह भी होनी चाहिए। इसके ऊपर हमारा जो क्वेश्चन सबसे पहला है वो कुछ इस टाइप से है। कह रहे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। कह रहा है कि आपको कितनी कम से कम बुक्स की जरूरत हो जिससे कि आप बराबर बराबर बुक्स बांट सको दोनों क्लासेस के अंदर। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमारे पास पहली क्लास के अंदर कितने बच्चे, एक के अंदर 32 और दूसरे के अंदर 36। हमें जब भी बुक्स की जरूरत होगी तो इससे ज्यादा बुक्स की जरूरत होगी और हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिनको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इन दोनों के एलसीएम की। मींस जब भी हम ग्रेटर बड़े नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल बी एक्वायर फॉर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ क्लास ए एंड बी। ए के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है, अगर हम बात करें तो कितने स्टूडेंट दे रखे थे ए के अंदर 32। बी के अंदर हमारे पास कितने स्टूडेंट 36। हमें इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है। सिंपल एलसीएम के लिए आप लोग जानते ही हो कि अगर 32 और 36 का एलसीएम हमें निकालना है तो 32 के फैक्टर कर दीजिए और 36 के एक साथ भी कर सकते हैं हम, नॉर्मली एलसीएम वाला तरीका जो हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। और जब भी हमारे पास केस स्टडी या एमसीक्यूज का कोई भी क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है कि आपने किस तरीके से सॉल्व करा, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आंसर से मतलब है। तो किससे जा रहा है, 2 से कर दें। देन उसके बाद हमारे पास ये दोनों के दोनों नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 72 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कुछ रिजल्ट हमारे पास 288। दैट मीन्स जो बी ऑप्शन है, हमें 288 बुक्स की जरूरत पड़ेगी इक्वली बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब अगर मैं 288 288 बुक्स को लाइब्रेरी में रखूं तो मैं बराबर बराबर बुक्स बांट सकता हूं दोनों सेक्शन के अंदर। क्लियर यहाँ पे, ये सारी चीज क्लियर है। देन इसके बाद आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एलसीएम इज ट्रू देन एचसीएफ ऑफ दिस। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम जानते हैं फॉर्मूला क्लास 10th के अंदर कि एलसीएम को अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलवेज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के जिनका वो एलसीएम और एचसीएफ है। यहां पे इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, वही स्टेटमेंट इन्होंने लिख रखी है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू देन एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। इनका एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, 32 और 36 का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एलसीएम। एंड आप एलसीएम ऑलरेडी निकाल चुके हो बच्चों,
एलसीएम कितना आया था हमारे पास 288। जब मैं इसको फाइनली सॉल्व करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 4। मींस इसका जो एचसीएफ है वो क्या है हमारे पास 4। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, केस स्टडी या नॉर्मल क्वेश्चन भी इस पे आते हैं पेपर में। एलसीएम एंड एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ हमें गिवन है। क्लियर? यहां पे आगे देख लेते हैं। देखिए थर्ड की बात करें तो बहुत वेल नोन क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है ना, कोई नया हमारे लिए है नहीं। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 36 के प्राइम फैक्टर निकालने छोटी क्लासेस में हमने करा है। 36 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2 से 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, कौन सा ऑप्शन बन गया हमारे पास? ए ऑप्शन। क्लियर है? यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 15 इज अ कैसा नंबर है? बहुत आसान एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा। नॉर्मली हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है ना, इसके हिसाब से क्या क्या काम होना चाहिए। ऑप्शन को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर की बात कर रहा है तो आप जानते हैं प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। और अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में 2 आता है, 1 प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है। क्लियर? आगे देखिए तो इसका मतलब इसके तो ऑलरेडी टुकड़े हो गए। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल लूं, 15 कॉमन निकाल लूं, यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 1, ये ऑलरेडी एक नंबर बन जाएगा, ये ऑलरेडी एक नंबर बन जाएगा। दैट मीन्स 2 टुकड़े हो गए, 2 फैक्टर हो गए, तो वो फिर प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। पहला ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। पहले कंपोजिट की बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर, जब हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एक नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो जाए। क्लियर यहाँ पे? ठीक है ना। इस पे हमारी एक थ्योरम है, आपने उसका भी नाम सुना होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की तो सिंपल इसकी स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट ये थी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन देयर यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनके जैसे भी फैक्टर होते हैं, हर नंबर के अलग अलग फैक्टर होंगे। मींस 2 कंपोजिट नंबर के कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, 2 और उससे ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं, तो ये कैसा नंबर बन जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी पार्ट। क्लियर? यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से समझ आ रहा है ना सारा कुछ यहाँ पे। अभी इसके बाद दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, एक बार देख लो फिर उसके बाद वापस आते हैं। देन फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर, अगर P और Q पॉजिटिव इंटीजर है और P की वैल्यू किसके बराबर है? a b स्क्वायर और Q की वैल्यू a स्क्वायर b के बराबर है, वेयर a b एंड P आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम। सिंपल यहां पे समझ लीजिए, P की वैल्यू दे रखी है a इंटू b एंड Q की वैल्यू दे रखी है हमारे पास a इंटू b, एंड आपको कैलकुलेट करना है, देन आपको यहां पे एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एलसीएम के केस में क्या होगा? एलसीएम के केस में हमारे पास क्या होगा? जो मैच करेगा, ठीक है ना, जो मैच करेगा वो तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जितना भी बच जाएगा वो सारा लिखना है। ये मैच कर गया, इनमें से कोई एक, ये मैच कर गया,
इनमें से कोई एक, देन यहाँ पे क्या बच गया ऊपर वाली टर्म में b और नीचे वाली टर्म में क्या बच गया a, तो इसका एलसीएम आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर। दोबारा एक बार समझ लीजिए, जब आपको ऐसे पॉलिनोमियल्स की फॉर्म्स में दे रखा हो, आपको ए बी की फॉर्म में दे रखा हो, अगर इस केस में एचसीएफ निकालना, एचसीएफ की बात कर रहे हैं, जो भी मैच करेगा वो एचसीएफ होगा। जैसे अगर इसी की एचसीएफ की वो बात कर देता है तो क्या मैच कर रहा है इन दोनों में ए एंड देन बी, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका ए इंटू बी। लेकिन अगर वो एलसीएम की बात करता है तो एलसीएम के केस में क्या होगा, जो मैच कर रहा है वो तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जो बच गया वो सब कुछ लिखना है। तो ए और बी तो मैच कर रहा था, उसको मैंने लिख दिया। फिर फर्स्ट पी वाले में मेरे पास क्या बच गया बी, बी को मैंने मेंशन करा। क्यू वाले में मेरे पास क्या बच गया ए, उसको मैंने मेंशन करा, तो एलसीएम आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो इस ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ये केस स्टडी फर्स्ट चैप्टर की थी। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो देखो बेटा, देखिए नेक्स्ट केस स्टडी की बात करें तो ये हमारे पास सेकंड चैप्टर का केस स्टडी है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, द बिलो पिक्चर एंड फ्यू नेचुरल एग्जांपल ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये यहाँ पे आप शेप देख रहे हैं ना, पैराबोला की शेप है, ये जो इस टाइप से बना हुआ है ये सब पैराबोला की शेप कहलाती है बच्चों। ठीक, अब पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ द पैराबोला। कह रहा है कि ये जो आर्क बने हुए हैं, जो आर्क बने हुए हैं किस शेप में है बच्चों, पैराबोला की शेप में है। इन स्ट्रक्चर देयर कर्व रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिज एंड इन आर्किटेक्चर इन अ वैरायटी ऑफ द फॉर्म। एक्चुअल में ये काम क्या करता है, वैसे अगर पुल तो नॉर्मली भी बना सकते हैं, इसकी क्या जरूरत होती है, ये क्या करता है, लोड को मेंटेन करता है। लोड को मेंटेन करने का मतलब कि अगर इसके अंदर, इसके पुल के ऊपर ज्यादा जितनी गाड़ियां जाएगी तो लोड ज्यादा लगेगा ना, तो ये उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये यहाँ पे बेसिक एग्जांपल है। आगे देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या है। कुछ ही और एग्जाम्पल भी हमें दे रखे हैं और इस पे ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a b c r। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम जानते हैं कुछ इस टाइप पे होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और सिंपल अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप बात करते हो बच्चों की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, वो 2 होती है। ठीक है ना, अगर x की सबसे बड़ी पावर कितनी होगी 2, तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखते हो तो आप बताओ a b c की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात होती है ना, वो होती है a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और अगर x स्क्वायर खत्म तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन पाएगा, वो लीनियर में शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ढूंढना है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, बिल्कुल ठीक। उसके अलावा b और c कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, बट रियल नंबर जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड बी सी आर एनी रियल नंबर, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बन गया, सी बन गया। ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल। क्लियर, समझ आ गई चीजें? देन आगे देख लेते हैं इसमें। देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन where the discriminant d is equal to b square minus 4ac, then एक्चुअल में अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके लिए आपको 4th चैप्टर आना चाहिए। अभी हमने 4th चैप्टर नहीं करा, तो थोड़ा सा 4th के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके अंदर d निकालने का ये फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट निकलते हैं, मतलब x की वैल्यू निकलते हैं, वो टोटल 3 तरीकों से निकलते हैं। पहला हो सकता है d जो है 0 से छोटा हो, दैट मीन्स पहले 0 से बड़े का केस ले लेते हैं। सपोज पहला 0 से बड़ा हो, अगर 0 से बड़ा होगा तो इस केस में रियल रूट्स
एंड अनइक्वल रूट्स निकलते हैं। मतलब दो आंसर आते हैं, दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं और अलग अलग होते हैं। सेकंड केस होता है अगर डी सपोज करिए 0 के बराबर आ जाए, तो इस केस में रियल रूट्स तो निकलते ही निकलते हैं, साथ में इक्वल, दैट मीन्स दो आंसर आएंगे। जैसे एक आंसर 5 आ गया तो अगला आंसर भी क्या आ जाएगा, वो भी 5 आएगा। दोनों इक्वल होने चाहिए और रियल नंबर में। थर्ड केस क्या बनता है, अगर डी नेगेटिव आ गया मीन्स 0 से छोटा, तो इस केस में इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं, मतलब हम उसे बोलते हैं नो रियल रूट्स। एंड देन इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 11th के अंदर पढ़ोगे। तो अभी हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगी। आप चेक कर लीजिए, इक्वल रूट्स के लिए डी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन। क्लियर, देन आगे देख लेते हैं। थर्ड की बात करें बच्चों, थर्ड आपने बहुत बार करा, इस टाइप का क्वेश्चन आपने सेकंड चैप्टर में भी करा होगा। कह रहा है अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास कुछ इस टाइप से, और इसके जो हमें रूट्स दे रखे हैं वो अल्फा और 1/अल्फा दे रखा है, मींस एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। और जब कभी भी एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होता है, उस केस में हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला हमें पता है C/A। एक रूट अल्फा दूसरा रूट 1/अल्फा इक्वल टू C हमारे पास कितना गिवन है 8K, और A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2। इससे कैंसिल, यहां पे आप देख सकते हैं कि 4K इक्वल टू 1 आ गया और K की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। मीन सिंपल, इसमें इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि एक रूट्स अगर दूसरे रूट्स का क्या है रेसिप्रोकल, तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो एवरी टाइम पे 1 के इक्वल होगा। और अगर एक रूट्स दूसरे रूट्स के इक्वल आए बट वो अपोजिट हो एक साइन के, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, उस केस में सम ऑफ जीरोस जो होता है हमारे पास वो हम कंसीडर करते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर। और कौन सा केस बनता है ये तब बनता है बच्चों जब रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन सिंबल, मींस एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जैसे 5 और -5। क्लियर। फोर्थ केस की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास कह रहा है द ग्राफ ऑफ x² + 1। सिंपल सी बात है, यहां पे हमसे पूछा गया इसका ग्राफ कैसा बनेगा। आप जानते हैं x² + 1 का ग्राफ, अगर नॉर्मली इसके ग्राफ की बात करें, क्योंकि स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बनना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना पड़ता है हमें। सबसे पहले इसने बोला इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मतलब x की लाइन को वो दो अलग अलग पॉइंट पे काटते हैं। दो अलग अलग पॉइंट पे काटने का मतलब है कि x की दो वैल्यू निकलती है। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज निकाल पाओगे? अगर निकाल पाओगे वो भी रियल नंबर, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर देखो तो इसके कोई भी फैक्टर नहीं होते और इसके कोई भी रूट्स नहीं निकल सकते, मतलब यहां से x की कोई वैल्यू नहीं निकल सकती। और अगर कोई वैल्यू नहीं निकल सकती तो x एक्सिस को ये कभी भी कट नहीं करेगा। जस्ट एक एग्जांपल के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सपोज जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने जीरोस निकले हैं, कितने रूट्स निकले हैं, तो आप जानते हो 1, 2 और 3। बेसिकली x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू वो सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको ग्राफ बनाया जाए तो वो x एक्सिस को कट करे। अब अगर इसमें x की वैल्यू नहीं निकल रही, इसका मतलब x एक्सिस को कभी भी कट नहीं करता होगा, तो पहला ऑप्शन खत्म। टचेस द x एक्सिस, अब टच करे चाहे कट करे दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों में आंसर जो है वो निकलेगा। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ना ही टच करता है ना ही काटता है। चलो चौथा पढ़ लेते हैं पहले। आइदर टचेस और इंटरसेक्ट, काटे या फिर इंटरसेक्ट करे, ऑप्शन नहीं बन रहा, सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी भी नहीं काटेगा। और नहीं काटने का रीजन क्या है, नहीं काटने का रीजन है कि क्योंकि यहां से एक्स की वैल्यू निकल ही नहीं सकती, इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। और अगर रूट्स पॉसिबल नहीं है तो एक्स एक्सिस को कट करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता। देन अगला देख लेते हैं इसमें। ये फिफ्थ और लास्ट इसका देखिए, ये बहुत आसान हमारे पास दे रखा है। इफ द सम ऑफ द रूट इज -p,
सम दे रखा है हमें एक पॉलिनोमियल का, सम ऑफ जीरोस या फिर सम ऑफ रूट्स, वो कितना दे रखा है -p, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस वो दे रखा है -1/p। और कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, फॉर्मूला हमें पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आप इक्वेशन निकालोगे तो इसको किसके इक्वल रख दोगे, 0 के। और अगर आप इक्वेशन नहीं निकालते तो इसको किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। कांस्टेंट हमारे पास होता नहीं है तो हम उसकी जगह क्या ले लेते हैं, k। तो आंसर हो जाएगा k x² सम ऑफ रूट, सम कितना दे रखा है हमारे पास -p, तो ये आ जाएगा प्लस का px। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या दे रखा है -1/p, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास सेकंड चैप्टर का एक केस स्टडी था, बाकी आगे धीरे धीरे हम इसमें देखेंगे।